हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। हम लोग जो हमारा 5वीं यूनिट चल रही 5th यूनिट, उसका एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसी चैप्टर में मैंने आप लोगों को हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है वो, और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हम अभी तक इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो वन वर्ड में क्वेश्चन ही आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। लगभग 25 से 40 ग्राम इसका वजन होता है, ठीक है। और ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड हमारे गले में स्थित होती है। हमारे जो ये श्वास श्वसन पथ होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रेकिया कहते हैं, में लेरिंग्स के नीचे ग्लैंड स्थित होती है। बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, ये दो लोब होते हैं इसके, और दोनों लोब एक कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम लोग इस्थमस कहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं। ये तो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब हमारा जो एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड पूछते हैं वो, तो कभी कभी तो जैसे 4 नंबर में प्रश्न आया तो वे क्वेश्चन पूछेंगे, थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य लिखिए। राइट द नेम ऑफ हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड एंड देयर फंक्शंस। कभी कभी वो पूरी थायराइड ग्लैंड ना पूछते हुए उस थायराइड ग्लैंड का जो मेन हार्मोन है, जो उसके द्वारा स्त्रावित होने वाला जो मुख्य हार्मोन है, जिसको हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, उस हार्मोन के फंक्शन पूछ लेते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन के हमारे शरीर में क्या कार्य है। अब अगर ये हार्मोन से नहीं पूछे तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स का यदि अल्प स्त्रावण होता है, मतलब कम स्त्रावण हो, मतलब हाइपो सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसको टेक्निकल भाषा में हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और यदि इस ग्लैंड के हार्मोन्स ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग अति स्त्रावण, और उसको बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपर थायराइडिज्म दोनों के कारण से हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां होती, जो डिजीज होती है, उनके बारे में वो पूछ लेते हैं। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इस ग्लैंड से रिलेटेड आते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले इस ग्लैंड के हार्मोन्स पढ़ेंगे, और फिर इन हार्मोन्स का यदि हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है या हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है तो कौन सी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों की स्टडी हम इसके जस्ट बात करेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको बेसिक थायराइड ग्लैंड के बारे में बता दिया कि थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। लगभग 25 से 40 ग्राम इसका वेट होता है। हमारे गले में स्थित होती है, ट्रेकिया में, लेरिंग्स के नीचे। लेरिंग्स जिससे हमारा साउंड निकलता है, हमारी ध्वनि निकलती है, जिसको हम लोग साउंड बॉक्स कहते हैं, या हिंदी में बोलते स्वर यंत्र।
उसके नीचे स्थित होती है। बाइलोब्ड ग्लैंड है, दोनों ग्लैंड इस्थमस के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये जो ग्लैंड होती है, ये ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के अधीन होती है। मतलब जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच हार्मोन रिलीज नहीं होगा, मतलब इसका, इस ग्लैंड के हार्मोन का सिक्रेशन किस टाइप से होता है, ध्यान समझेंगे। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन का हम ऑलरेडी पिट्यूटरी ग्लैंड वाले में पढ़ चुके हैं। इस हार्मोन का नाम होता है टीएसएच, पूरा नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन निकलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रलोब से, अग्रलोब मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस से, है ना। और ये हार्मोन हमारे वहां से निकलकर, एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलकर ब्लड में जाएगा, और ब्लड से ये थायराइड जो ग्लैंड होती है, उस थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स में जाता है। मतलब थायराइड ग्लैंड जो रहती है वो ऐसे छोटे छोटे लार्ज नंबर में फॉलिकल से मिलके बनी होती है, और वो फॉलिकल्स जो रहते हैं उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है वो सिक्रेटरी एपिथेलियम से मिलके बनी होती है, मतलब स्त्रावी एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। और वो जब थायराइड फॉलिकल में जाएंगे तो वो थायराइड ग्लैंड के थायराइड फॉलिकल को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो उससे थायराइड फॉलिकल जब स्टिमुलेट होगा तो उससे T3, T4 और एक TCT हार्मोन्स रिलीज होंगे। T3 का पूरा नाम होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, और इसका पूरा नाम होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और ये वास्तव में दोनों ही थायरोक्सिन ही है। और एक ये होता है थायरोकेल्सिटोनिन, जो कि बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है, मतलब चीफ हार्मोन, मतलब जो मुख्य हार्मोन है आपकी थायराइड ग्लैंड के वो T3 और T4 है। जहाँ T3 और T4 का मतलब ये होता है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन बहुत ही इजेंशियल होता है। मतलब आयोडीन को ये ट्रैप करते हैं इसके थायराइड फॉलिकल, और वो थायराइड फॉलिकल जब आयोडीन को ट्रैप करते हैं, हमारे जो जो फूड में हम आयोडीन लेते हैं, जब हम खाने में जो आयोडीन लेते हैं, नमक के साथ लेते हैं या और किसी फूड आइटम के साथ जो आयोडीन हमारी बॉडी में जाता है, तो वो आयोडीन ब्लड के द्वारा थायराइड फॉलिकल में जाता है। तो थायराइड फॉलिकल उस आयोडीन को ट्रैप करते हैं, और वो आयोडीन को ट्रैप करके एक अमीनो एसिड होता है, उसका नाम होता है टायरोसिन। उस टायरोसिन अमीनो एसिड और आयोडीन, इनकी ट्रैपिंग मैकेनिज्म से ये दोनों हार्मोन थायराइड फॉलिकल के अंदर सिंथेसिस होते हैं। मैं वन थिंग आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी हार्मोन किसी भी ग्लैंड में इनबिल्ट नहीं रहता है। मतलब इनबिल्ट का आशय ये है कि वो हार्मोन ऑलरेडी वहां बना बनाया नहीं रहता है। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार वो ग्लैंड उस हार्मोन को सिंथेसाइज करती है, ठीक है ना। और फिर उसको वो उस अमाउंट में, जिस अमाउंट में हमारी बॉडी में हमारा मेटाबॉलिज्म अगर सही है, हमारा उपापचय सही है, तो वो हार्मोन उस अमाउंट में हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आता है, और वो उसका जो उस हार्मोन का स्पेसिफिक रोल होता है, जो उसका विशिष्ट कार्य होता है, वो कार्य को वो परफॉर्म करता है। सीधा सीधा ये हार्मोन्स की मैकेनिज्म है, बिल्कुल एकदम। और एकदम सरल शब्दों में बता दूं, बिल्कुल ज्यादा लाग लपेट के ना समझे, तो ऐसा समझो कि हमारी बॉडी में जितना हार्मोन हमें चाहिए उतना हार्मोन हमारी ग्लैंड बनाती है। सीधी सीधी बात, पहले से बना बनाया हार्मोन नहीं रहता है, और कोशिश ये करती है हमारी बॉडी की जो ग्लैंड है कि वो उसी अमाउंट में हार्मोन को रिलीज करे जितनी अमाउंट में हमारी बॉडी में उसकी आवश्यकता है। बट कभी कभी क्या रहता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग सही नहीं है, उसके कारण से या हमारा जो डेली रूटीन है, जो हमारा दिन भर का जो कार्य प्रणाली का तरीका है वो सही नहीं है, हमारा डाइट प्लान सही नहीं है। इन सच कंडीशन दिस ग्लैंड जो होती है, ये ग्लैंड उस हार्मोन को प्रॉपर अमाउंट में या प्रॉपर अमाउंट से ज्यादा अमाउंट में रिलीज करती, जिसके कारण से
इन हार्मोन्स की एबनॉर्मेलिटीज हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। आज प्रेजेंट टाइम में थायराइड जो ग्लैंड है उससे रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज लोगों के अंदर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले अभी थोड़े दिन पहले तक पेशेंट ज्यादा आ रहे थे डायबिटीज के, अब जो पेशेंट आ रहे हैं वो पेशेंट आ रहे हैं थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज होती है तो उसके कारण से व्यक्ति में एबनॉर्मल तरीके से ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसके अलावा रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और व्यक्ति के अंदर एनेक्सिटी होती है, मतलब उसको अनावश्यक चिंता होती है, उसके अंदर बेचैनी होती है और मतलब जो मान के चलना शरीर के अंदर उसका जो पूरा मेटाबॉलिज्म होता है, पूरा उपापचय होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। फीमेल्स के अंदर उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है और महिलाओं में मोटापा हो जाता है, ठीक है ना, समझ में, बाल आसमे सफेद हो जाते हैं। ये सारे जो प्रॉब्लम्स होती है ये थायराइड ग्लैंड की एबनॉर्मेलिटीज के कारण होती है। ये एबनॉर्मेलिटीज हमारी बॉडी में ना हो इसके लिए हमें प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन लेना चाहिए अपने फूड आइटम में, और वो आयोडीन अगर हम लेंगे तो हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में बनेगा, ठीक है ना, और प्रॉपर अमाउंट में बनेगा तो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई डिजीज नहीं होगी, ठीक है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये थायराइड ग्लैंड इंडिपेंडेंट ग्लैंड नहीं है, मतलब थायराइड ग्लैंड स्वतंत्र ग्लैंड नहीं है, मतलब थायराइड ग्लैंड की जो की है, थायराइड ग्लैंड की जो चाबी है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर में है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जब तक उसको आज्ञा नहीं देगी, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जब तक उसको ओबे नहीं करेगी तब तक वो ग्लैंड इन हार्मोन्स को रिलीज नहीं करेगी, ठीक है। और वो जो हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करने के लिए, वो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होगा और उस एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होने वाले हार्मोन का नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। और ये हार्मोन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू थायराइड फॉलिकल में जाएगा और थायराइड फॉलिकल जो है वो उस हार्मोन को रिलीज करेंगे। तो अब हमारा जो मेन सीधे सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं कि थायराइड ग्लैंड के दो हार्मोन है, एक तो आपका थायरॉक्सिन है और एक आपका थायरोकैल्सिटोनिन है, ठीक है ना। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो टायरोसिन एमिनो एसिड डेरिवेटिव है, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन का जो व्युत्पन्न है वो होता है टायरोसिन, टायरोसिन अमीनो एसिड से ये हार्मोन बनता है, तो इट इज ए अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, ये अमीनो एसिड व्युत्पन्न हार्मोन है। और ये हार्मोन जो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है तो ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य करता है, मतलब दिस हार्मोन प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करता है, ये हमारी बॉडी के बीएमआर को रेगुलेट करता है। बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के टोटल सम को, टोटल भागफल को बीएमआर कहते हैं। ऐसा कहते हैं डॉक्टर्स, कहते हैं जो हेल्थ एक्सपर्ट, ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति का बीएमआर सही है वो व्यक्ति बिल्कुल फिजिकली फिट रहेगा। और बीएमआर कब सही होगा? जब वो प्रॉपर डाइट लेगा, प्रॉपर एक्सरसाइज करेगा, प्रॉपर हेल्थ ड्रिंक लेगा, है ना, और किसी प्रकार का कोई एडिक्शन नहीं करेगा। तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इस थायरॉक्सिन हार्मोन के हमारी बॉडी में सबसे पहला रोल क्या है कि इट रेगुलेट्स आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये हमारे उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करता है। सेकंड हार्मोन ये क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी रेगुलेट करता है, मतलब वृद्धि और विकास को भी, ठीक है ना। ऐसा माना गया है कि यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उस प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन ना बने, और अगर वो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बने और उसके चाइल्ड के अंदर वो हार्मोन ना पहुंचे तो उसका जो बच्चा है वो कोई भी इनबॉर्न डिफॉर्मिटी के साथ पैदा होगा, मतलब जन्मजात विकृति के साथ पैदा होगा। या वो बच्चा जब अगर उसकी जन्म हो गया और जन्म के बाद उसके अंदर अगर थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं होगा तो उसके अंदर उसकी ग्रोथ मतलब दोनों टाइप की ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ
और मेंटल ग्रोथ, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अब इसी को एक साइंटिस्ट थे गुडरनेस, उन्होंने इस टाइप से बताया कि जो उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा, हालांकि वो अपने सेंस में नहीं है, बट उससे उस इस एक्सपेरिमेंटेशन से हम लोग ये क्लियर कट जजमेंट कर सकते हैं कि ये हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट होता है अदर एनिमल्स के लिए भी। फ्रॉग, मेंढक आप सभी जानते हैं, मेंढक जो रहता है जब वो रिप्रोडक्शन करता है तो उसके अंदर टेटपोल लार्वा बनता है, और अगर टेटपोल लार्वा की लार्वा स्टेज में ही उसकी थायराइड ग्लैंड को हम हटा दें, मतलब उसकी थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया हमने सर्जिकली रिमूव कर दिया, तो वो टेटपोल लार्वा कभी भी एडल्ट फ्रॉग में चेंज नहीं होगा, मतलब उसका मेटामार्फोसिस, दैट इज कॉल्ड, हिंदी में कहते हैं उसको कायांतरण, मतलब जब लार्वा वयस्क में चेंज होता है इस प्रोसेस को हम लोग मेटामार्फोसिस कहते हैं, हिंदी में बोलते कायांतरण। तो उस लार्वा का कायांतरण नहीं होगा और वो जीवन भर लार्वा स्टेज में ही रहेगा। तो इससे क्या बात सिद्ध हो गई कि ऐसा कैसे इंसान के अंदर, क्योंकि इंसान में तो ह्यूमन फीमेल जो होती है वो डेवलप्ड यंग वंस को जन्म देती है, पर वो जो बच्चा है यदि उसके यंग स्टेज में, मतलब अर्ली चाइल्डहुड में अगर उसके अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर नहीं निकलेगा तो वो बच्चा जो है तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, मतलब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू द एज उसके बॉडी की हाइट नहीं बढ़ेगी, और हाइट नहीं बढ़ेगी साथ साथ में उसका मेंटल डेवलपमेंट भी रुक जाएगा, मतलब उसका मानसिक विकास भी रुक जाएगा, और इस बीमारी को हम लोग क्रिटिनिज्म कहते हैं, जो कि मैं आपको बाद में अलग से इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना के समझाऊंगा कि थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं, ठीक है ना, बट चूंकि वो अभी फंक्शन में आया तो मैंने बता दिया। इसके अलावा ये जो थायराइड ग्लैंड रहती है का थायरॉक्सिन हार्मोन रहता है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, हमारे शरीर के तापमान का भी नियमन करता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रेस्पिरेशन है ना, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है ना, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी ये रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इस हार्मोन के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए। पहला फंक्शन ये हो गया थायरॉक्सिन हार्मोन बीएमआर का नियमन करता है, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन रेगुलेट बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट। सेकंड, थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के तापमान का नियमन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। थायरॉक्सिन हार्मोन हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवधारियों की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। इन फ्रॉग्स, टेटपोल लार्वा के एडल्ट फ्रॉग में, मतलब टेटपोल लार्वा का वयस्क मेंढक में जो कायांतरण होता है वो भी थायरॉक्सिन हार्मोन की उपस्थिति में होता है, ठीक है ना। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन के आपके कार्य हो गए। तो थायरॉक्सिन हार्मोन ऐसा क्या कार्य करता होगा जिससे ये सारी प्रोसेस होती है? तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होती है, जो कि हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, उनमें ऑक्सीजन कंजप्शन को, ऑक्सीजन के उपभोग को बढ़ा देता है, जिससे हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एटीपी का सिंथेसिस होता है, और आप सभी को मालूम है एटीपी अगर प्रॉपर अमाउंट में बनेगी तो हमारी बॉडी का बीएमआर सही बना रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये हमारी हार्ट बीट, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर, इन सबको भी रेगुलेट करता है ये हार्मोन, ठीक है। तो ये इस हार्मोन के इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए, किस हार्मोन के? थायरॉक्सिन हार्मोन के, जो कि थायराइड ग्लैंड का प्रिंसिपल हार्मोन है। यदि मान के चलो मैंने क्या कहा आपसे कि अलग से ही प्रश्न आ गया कि थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य लिखिए, तो आपको ये कार्य लिखना है, ठीक है ना। पूरी रामायण आपको थायराइड ग्लैंड जो मैं समझा के लाया अभी तक आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और थायरॉक्सिन हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो फीडबैक मैकेनिज्म से होता है। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि जब हमारे ब्लड में थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल प्रॉपर अमाउंट में रहता है, मतलब इतने अमाउंट में हो गया कि हाँ अब अपनी बॉडी के लिए सफिशिएंट थायरॉक्सिन हार्मोन इज देयर इन आवर ब्लड, तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन इस पिट्यूटरी ग्लैंड के टीएसएच हार्मोन को रोक देता है, इसके सिक्रेशन को रोक देता है, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण टीएसएच का सिक्रेशन रुक जाएगा, और टीएसएच का सिक्रेशन रुक जाएगा तो थायराइड फॉलिकल्स जो है जब तक थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज नहीं करेंगे जब तक कि वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो हमारा ऑलरेडी ब्लड में है वो ब्लड में कंज्यूम ना हो जाए। क्योंकि हार्मोन की जब विशेषता मैंने आपको बताई थी तब मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था
कि हार्मोन्स आर डिस्ट्रॉय एज देयर एक्शन इज ओवर, मतलब हार्मोन स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं जैसे ही उनकी अभिक्रिया समाप्त होती है। ये हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है, ठीक है ना। हार्मोन्स हमारे ब्लड में परमानेंट नहीं रहते, अब वो जब जरूरत होती है रिलीज होते हैं, और जैसे ही उनका एक्शन होता है खत्म, वैसे ही हार्मोन का लेवल डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर से खत्म हो जाता है। और उसके जो ट्रेस होते हैं, उस हार्मोन के ट्रेस होते हैं हमारी बॉडी में, अगर उसके कोई ट्रेस अमाउंट में कोई वेस्ट सब्सटेंस के रूप में निकलना है तो हमारे यूरिन के द्वारा, हमारे बॉडी में जो फेसेस निकलते हैं उसके द्वारा, या स्वेट के द्वारा, या और कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में वो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी थायरॉक्सिन हार्मोन है। दूसरा हार्मोन होता है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो है ये बहुत ही कम निकलता है, ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड से, बट ऐसा बताया गया कि ये हार्मोन कहीं ना कहीं इसका कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म से रिलेशनशिप रहता है, ठीक है ना। मतलब ये कैल्शियम के उपापचय में इसका इंपॉर्टेंट भूमिका है, किसकी, थायरोकैल्सिटोनिन की, ठीक है ना। हालांकि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म पैराथायराइड ग्लैंड ज्यादा करती है, जो कि हम अगली ग्लैंड के रूप में पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं एक और इंपॉर्टेंट आउटसाइड फंक्शन आपको बता देता हूँ। थायरॉक्सिन हार्मोन का थोड़ा बहुत रोल हमारे यूरिन फॉर्मेशन की क्रिया में भी होता है, मतलब ये हमारे मूत्र निर्माण की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। ये भी अगर आप वो थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य में लिख दोगे तो आपको नंबर मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपकी थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हार्मोन्स। अब थायराइड ग्लैंड की, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, कौन कौन सी बीमारियां होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि थायराइड ग्लैंड का यदि उससे रिलेटेड हार्मोन्स का अगर कम सिक्रेशन होगा, मतलब वो हार्मोन कम मात्रा में निकलेगा, तो उसके कारण से जो बीमारियां होगी उन सब बीमारियों को हम लोग हाइपोथायराइडिज्म की कैटेगरी में रखते हैं, है ना। मतलब थायराइड के अल्प स्त्रावण से होने वाली बीमारियों को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और ये 4 बीमारियां होती है। पहली बीमारी होती है आपकी क्रिटिनिज्म। सेकंड बीमारी आप लोगों ने बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ी, घेंगा रोग, ग्वाइटर। थर्ड होता मिक्सोडेमा। और चौथा होता हाशीमोटो डिजीज, या जिसको हम लोग थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं, ठीक है ना। ये 4 बीमारियां कौन कौन सी बीमारियां, आपकी क्रिटिनिज्म, ग्वाइटर, मिक्सोडेमा और आपकी हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग जो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब स्वप्रतिरक्षी रोग है। इस बीमारी में हमारी पूरी थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के पूरे फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाते हैं, मतलब क्षीण हो जाते हैं। मतलब ये ग्लैंड हमारी बॉडी में रहेगी बट उसका कोई कार्य नहीं रहेगा, मतलब वो कार्य विहीन हो जाएगी, अक्रिय हो जाएगी, क्रियाशीलता उसकी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इस बीमारी को हम लोग थायराइड की आत्महत्या या हाशीमोटो डिजीज कहते हैं। और ये थायराइड की आत्महत्या जो है, कभी कभी हम लोग अपने अपने कुछ ऐसी एक्टिविटी से भी हो जाती है, हमारे हमारे हम लोग जानबूझकर भी नहीं करते हैं, पर वो हमारी हमारी गलती से वो थायराइड ग्लैंड नष्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो, ये तो 4 तो हो गई हाइपोथायराइडिज्म के कारण। और जो 5वीं बीमारी, मतलब जो 5वां रोग है, जिसको जो होता है हाइपरथायराइडिज्म के कारण। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, थायरॉक्सिन का हार्मोन ज्यादा होगा, ओवर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन लीड टू दिस डिजीज। इस बीमारी को हम लोग मिक्सोडेमा डिजीज, नहीं सॉरी, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ठीक है ना। ये जो बीमारी होती है, इस बीमारी में थायरॉक्सिन हार्मोन का जो लेवल है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब हम इन बीमारियों को एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहली होती है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में क्या होता है, ये छोटे बच्चों को ज्यादा होती है, जो स्मॉल किड्स होते हैं, जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं, और जो चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स, मतलब जो 10 साल के भीतर भीतर के जो बच्चे होते हैं उनको बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन अगर नहीं निकलेगा तो उस बच्चे का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा, और वो बच्चा एक सामान्य बच्चे की तरह ना तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा ना उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। और ऐसे बच्चे जो रहते हैं वो बच्चे जनरली फीबल माइंडेड रहते हैं, मतलब मंद बुद्धि रहते हैं, ठीक है ना। उनका मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है,
मतलब मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस बीमारी को हम लोग क्रिटिनिज्म कहते हैं। सेकंड बीमारी जो होती है वो होती है गोइटर। गोइटर उन लोगों को होता है जो अपने डेली डाइट में आयोडीन का सेवन नहीं करते। आयोडीन मतलब आयोडीन हमें सी फूड से मिल सकता है, समुद्री भोजन से। अब चूंकि अपन जैसे मान के चलो फॉर काइंड इंफॉर्मेशन कि हम लोग एमपी में रहते हैं, तो अपने तो एमपी में तो चारों साइड कहीं समुद्र ही नहीं है, तो अपन समुद्री भोजन मतलब सी फूड कैसे लेंगे? समुद्र की मछलियां, झींगे, ये तो अपन खाएंगे नहीं, कैसे खाएंगे? तो अपन लोगों को ये जो आयोडीन मिल रहा है ये साल्ट से मिल रहा है। जो अपना ये साल्ट जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं, इसको आयोडाइज्ड साल्ट के रूप में आजकल कन्वर्ट कर दिया। तो उसमें एक प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन है, ताकि लोगों को आयोडीन का माल न्यूट्रिशन या कुपोषण ना हो। क्योंकि अगर आयोडीन का माल न्यूट्रिशन या कुपोषण होगा तो उससे ये थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट होगी, ठीक है ना। और थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जिस्ट होगी तो अभी आप लोगों को मैं बता ही रहा हूँ क्या क्या समस्याएं आप शरीर के अंदर आ सकती है, ठीक है ना। तो ये जो गोइटर बीमारी होती है, जो घेंगा रोग होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है। अगर आयोडीन नहीं लेंगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो वो जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो जो हमारी बॉडी में काम करता है, वो सारे काम अभी मैंने जो बताया आपको, वो सारे कार्य उसके अवरुद्ध हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन लेता है उसको कभी भी गोइटर या घेंगा रोग नहीं होता है। गोइटर बीमारी में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो रहती है वो स्वेल हो जाती है, मतलब थायराइड ग्लैंड फूल जाती है और व्यक्ति के अंदर थायराइड ग्लैंड ऐसी कालर जैसी हो जाती है, गले में लटकने लगती है। मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ थायराइड फॉलिकल्स इंक्रीज्ड, मतलब थायराइड फॉलिकल की संख्या तो बढ़ जाएगी, बट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन गेट डिक्रीज्ड, मतलब टोटल थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन कम हो जाएगा। इस बीमारी को हम लोग घेंगा रोग या गोइटर कहते हैं। और इसी को गांव की भाषा में या अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो एक्सपर्ट रहते हैं वो गांव के लोगों को या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको गलगंड रोग के नाम से भी बताते हैं, ठीक है। तीसरी जो बीमारी है वो है मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा जैसे बच्चों में होती क्रिटिनिज्म, वैसी की वैसी जो बीमारी होती है मिक्सोडेमा होता है एडल्ट में। इस बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, मेटाबॉलिक रेट, ये सारी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है ना। मतलब ये तो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इस बीमारी को मिक्सोडेमा रोग कहते हैं। इस बीमारी में भी थायरॉक्सिन हार्मोन का अंडर सिक्रेशन होगा और बॉडी की जो टेम्परेचर के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी, मतलब व्यक्ति ठंड सहन नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति को मतलब तापमान के प्रति काफी संवेदनशील हो जाते हैं, मतलब जैसे अब ठंड का सीजन आ गया तो ऐसे व्यक्ति ठंड सहन नहीं कर पाएंगे, मिक्सोडेमा बीमारी से ग्रसित रोग। और ये वयस्क में होती है, एडल्ट्स में होती है। और चौथी बीमारी होती है हाशिमोटो रोग, जिसको हम लोग थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, कभी कभी थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन इतना कम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर कि हमारी बॉडी में वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो निकला है उसको हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उसे एक विजातीय पदार्थ या एंटीजन के रूप में रिकॉग्नाइज करने लगती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगती, सेल्फ एंटीबॉडी। जैसे कभी आप लोगों ने फुटबॉल मैच देखा होगा, फुटबॉल मैच में कभी कभी क्या रहता है, आत्मघाती गोल हो जाता है। आत्मघाती गोल के मतलब अपनी टीम का खिलाड़ी ही अपनी टीम के गोल पोस्ट में गोल को मार दे, वो फुटबॉल को मार दे, इसको बोलते हैं आत्मघाती गोल। तो इसी प्रकार से इस बीमारी का नाम भी थायराइड की आत्महत्या है, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड है। इस ग्लैंड में क्या होता है कि मैंने अभी आपको कहा कि थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन इतना कम हो जाता है कि उस हार्मोन को हमारी बॉडी एज ए फॉरेन सब्सटेंस समझने लगती है, एक विजातीय पदार्थ के रूप में समझने लगती है और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगती है। और एंटीबॉडी बनने के कारण वो हार्मोन्स और उस हार्मोन को सीक्रेट करने वाली जो सेल है, थायराइड फॉलिकल्स है, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और थायराइड ग्लैंड के सारे फंक्शन, थायराइड ग्रंथि के सारे कार्य क्षीण हो जाते हैं, इंपेयर्ड हो जाते हैं। इस बीमारी को हम लोग हाशिमोटो रोग या थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। जनरली ये बीमारी किन कंडीशंस में होती है वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी हम लोग किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते, जैसे मान के चलो आपको एनीमिया हो गया या पीलिया हो गया या आपको मलेरिया बहुत लंबे समय तक रहा या आपको टाइफाइड लंबे समय तक रहा। इस कंडीशन में आपकी जो मेडिसिन चलती है, जो दवाइयाँ चलती है, वो दवाइयाँ भी कभी कभी
इस ग्लैंड को क्या काम करती है, कम हार्मोन सिक्रेट करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है ना। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा ऐसा बोलते हैं कि विदाउट द सुपरविजन ऑफ एनी फिजिशियन हमें कोई भी मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या मालूम वो मेडिसिन हमारी थायराइड ग्लैंड को डैमेज कर दे, ठीक है ना। इसीलिए चूंकि इसे हम स्वयं, हमारी ग्लैंड है, हम इसे स्वयं नष्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 4 बीमारी हो गई आपकी हाइपोथायराइडिज्म में। अब हाइपरथायराइडिज्म में जो होगी वो बीमारी का नाम होता है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो फूल जाती है इसमें भी, ठीक है ना, और थायरोक्सिन हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होता है। इसके कारण से व्यक्ति का बीपी बढ़ जाता है, बीपी गेट राइज, है ना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। उसकी जो आंखें रहती है वो बल्जी हो जाती, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती, फूली हुई रहती है। और यदि ऐसा व्यक्ति अगर आपको देखेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि दैट पर्सन इज स्टेरिंग एट यू, मतलब वो व्यक्ति आपको घूर रहा है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति का श्वासोच्छ्वास की दर और श्वसन की दर भी बढ़ जाती है, मतलब रेट ऑफ ब्रीथिंग एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन आल्सो गेट राइजेस, है ना। इसके ऐसे व्यक्ति के अंदर बेचैनी होती है उसको, मतलब जो मान के चलना डिजीनेस होगा, और उस व्यक्ति को सांस फूलने लग जाएगी, है ना। और उस व्यक्ति का जो बॉडी का जो वेट है वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और यूं मान के चलना उसके अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन की रेट है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये बीमारी क्या कहलाती है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर कहलाती है, ठीक है ना। तो ये 5 बीमारियां थी जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, जिनमें 4 तो कम स्त्रावण से होती है और एक अति स्त्रावण से होती है। जो कम स्त्रावण से होती है उनको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और जो ओवर सिक्रेशन या अति स्त्रावण से होती है उनको हम लोग हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आ सकता है परीक्षा के अंदर। इसका प्रश्न कैसे बनेगा वो मैंने पहले नहीं समझाया था, बता देता हूं। ऐसा क्वेश्चन आता है, थायराइड ग्रंथि के अल्प स्त्रावण के कारण होने वाले रोगों को समझाइए। एक्सप्लेन द डिजीज कोज्ड बाय हाइपरथायराइडिज्म, या हाइपरथायराइडिज्म क्या है, इसके द्वारा होने वाले विभिन्न रोगों को समझाइए, ठीक है ना। या अति स्त्रावण का आ गया, या इन पर्टिकुलर जितनी बीमारियां पड़ी इन बीमारी में से कोई सी 2 बीमारी आ गई। मान के चलो उन्होंने पूछ लिया हाशिमोटो रोग क्या है, या उन्होंने पूछ लिया घेंगा रोग क्या है, या उन्होंने पूछ लिया कि मिक्सोडेमा क्या है, या उन्होंने पूछ लिया क्रिटिनिज्म क्या है, क्रिटिनिज्म को हिंदी में जड़ वामनता भी कहते हैं, या फिर उन्होंने पूछ लिया एक्सोप्थेल्मिक गोइटर क्या है। तो एक पर्टिकुलर किसी एक डिजीज का भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर 4 नंबर में आए तो सारी बीमारियों को बारे में पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये थायराइड ग्लैंड अपनी आज कंप्लीट हो गई, और आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।